नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आज एक बहुचर्चित मुद्दे पर बात करेंगे। बहुचर्चित मुद्दा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो बेसिक शिक्षा परिषद विभाग है उस पर नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रयोगों की नर्सरी बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश का यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय। मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले टैबलेट्स बांटे गए थे सभी विद्यालयों में, और उसके बाद अभी चुनाव परिणाम आने के बाद ही 15 जुलाई से ऑनलाइन उपस्थिति और जो डिजिटलाइजेशन होना था विद्यालयों में वह करने के लिए 15 जुलाई की तिथि मुकर्रर की गई थी। लेकिन पता न शासन प्रशासन की मंशा को कौन जानता है, एक हफ्ते पहले 8 जुलाई को ही कहा गया कि अब इसको अमल में लाइए। कई दिक्कतें आती हैं, कई परेशानियां आती हैं। आप राजधानी को केंद्र में रखकर आप पूर्वांचल के या उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अगर आप देखेंगे तो आपको मामला समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप वस्तु स्थिति से बहुत दूर है। हमारा वह मामला आज तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अध्यापकों की मंशा शुरू से ही पढ़ाने की रही है और वो पढ़ाते रहते हैं। कुछ दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों पर भी बात करेंगे। और आज का जो हमारा विषय जो लिया गया है वह विषय यह है कि क्या डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, यह कितना उचित है, कितना अनुचित है। क्या हमारी जो नर्सरी है, प्राथमिक विद्यालय है, क्या वह प्रयोगों की नर्सरी बनकर रह जाएगा, या सरकार की कुछ मंशा ही और है, या क्या वह सरकार मंशा के अनुरूप कर्मचारी उनकी मंशा को नहीं समझ रहे हैं, या कर्मचारियों की जो स्थिति है, मंशा है, उसको सरकार समझ पाने में नाकाम है। आज के इस वीडियो सेशन में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले हमारा जो टाइटल होगा वह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में पंजिकाओं का डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन उपस्थिति उचित या अनुचित है, इसके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। खबर क्या है, खबर को हम जानेंगे। उसके बाद शिक्षकों की क्या मांग है, क्यों डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध दर्ज करा रहे हैं अध्यापक, उनके सामने वह कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिसके चलते वह इसको अपनाने में अपनी दिक्कतें दर्ज करा रहे हैं। यह दिक्कतें को अनेकों नाम दिए जा रहे हैं, वह गलत है, यह दिक्कतें हैं। सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए और उसके हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। और उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय संगठन होते हैं या नवोदय विद्यालय संगठन होते हैं, उनके शिक्षकों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं प्राथमिक शिक्षकों को मिलती है, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। अब डिजिटलाइजेशन व ऑनलाइन उपस्थिति के पक्ष में भी कुछ बात करेंगे और विपक्ष में भी बात करेंगे। बहरहाल कई नेताओं के द्वारा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा ट्वीट करके यह कहा गया है कि यह अभी उचित नहीं है, सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर रामगोपाल यादव जी का भी इस पर बयान आया है। उसके बाद नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद का भी इस पर अपना बयान आया है। सब कर्मचारियों के पक्ष में खड़े हैं और सरकार के विरोध में नहीं है। वह यह चाहते हैं कि कर्मचारियों की बातों को सुनते हुए सरकार कुछ ऐसा निर्णय ले और ऐसे नियमों कानूनों को बनाए ताकि उनकी प्रक्रिया भी हो और जो प्राथमिक शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, वह अपने जीवन को नई दिशा दे सके। और जिस उद्देश्य के साथ प्राथमिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी, वह उसका उद्देश्य सफल होता हुआ नजर आए। आइए खबर पर नजर डालते हैं। तो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 15 जुलाई 2024 से प्रारंभ होने वाले नए प्रयोग, पंजिकाओं का डिजिटलाइजेशन तथा ऑनलाइन उपस्थिति होनी थी, 15 जुलाई से होनी थी। लेकिन वह कौन सी परिस्थितियां आ गई कि एक हफ्ते पहले 8 जुलाई 2024 से प्रारंभ करने का फरमान जारी हो गया। आइए अब इस पर बात जानते हैं। शिक्षकों की क्या क्या मांगे हैं, क्यों शिक्षक कह रहे हैं कि पहले हमारी जो लंबित मांगे हैं उनको आप पूरा करिए, उसके बाद हम आपके डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन उपस्थिति के पक्ष में ही हैं, लेकिन हमारी मांगों को आप पूरा करिए और
आपके दिशा निर्देश के अनुसार हम अपना काम करते आए हैं और करते रहेंगे और करते हैं। वर्षों से शिक्षकों की लंबित मांगे हैं। क्या उपार्जित अवकाश की बात की जा रही है? उपार्जित अवकाश, अर्नड लीव की बात हो रही है, हाफ डे सीएल की बात हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद राज्य कर्मचारी का दर्जा इनको मिलना चाहिए, राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, इस पर भी बात कर लेंगे। निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अध्यापकों को निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं है। बिना आप इनकी मांगों को पूरा करिए। पूरा अध्यापक अपना जीवन पूरा समर्पण कर देता है गांव देहात और शहर के दूर दराज इलाकों में रहकर, जहां पर जाने के लिए अभी भी विद्यालयों पर सुगम रास्ते नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। बिजली है भी तो बिजली की क्या स्थिति रहती है गांव में? आंधी का मौसम आया, बाढ़ का मौसम आ गया, बरसात हो गई, बारिश हो गया और अन्य अन्य कई कारण हैं कि जिसको अगर आप देखें और अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप उन समस्याओं से रूबरू होंगे, बाकी अन्य लोग रूबरू नहीं हो पाएंगे। हाफ डे अवकाश की बात हो रही है। वेतन में जो विसंगति है उस पर बात की जा रही है कि हमारी जो वेतन विसंगति है उसको आप दूर करिए। उसके बाद छात्रानुपात में शिक्षकों की व्यवस्था, स्थानांतरण व उनके समायोजन। अब छात्रानुपात, मान लीजिए कि कक्षा 1 में 10 छात्र हैं, 2 में 10 छात्र हैं, 3 में 10 छात्र हैं, 4 में 10, 5 में, टोटल 50 छात्र हैं। अब आप कहेंगे कि 40 छात्रों या 30 छात्रों पर जो आपका मानक है एक अध्यापक रहेगा। मानिए कि 50 छात्र हैं, 2 अध्यापक आप रख दिए, तो क्या यह संभव है कि एक ही अध्यापक कक्षा 1 को भी पढ़ा दे, 2 को भी पढ़ा दे, 3 को भी पढ़ा दे, 4 को भी पढ़ा दे, 5 को? तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता हो रहा है और यही अध्यापक नहीं चाहता है। अध्यापक ईमानदार होता है और वह चाहता है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें और करता चला आया है, तभी हमारा देश 2047 तक विकसित भारत के रूप में विकसित होने का ख्वाब देख रहा है और उसको पूरा भी होना है। जो जो योजनाएं चल रही है उसके माध्यम से आप देख भी सकते हैं। तो 2 अध्यापक 5 कक्षाओं में कैसे पढ़ा पाएंगे? क्या 2-2 कक्षाओं, 3-3 कक्षाओं को एक ही साथ मर्ज कर देना चाहिए? जो नियम है कि इतने किलोमीटर के अवधि की दूरी पर विद्यालय होने चाहिए, अगर विद्यालयों का एक में मर्जीकरण हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, तो स्थितियां और भी दुरू हो जाएंगी। तो ये सब जो मांगे हैं, यह मांगे कहीं ना कहीं से बिल्कुल उचित है। इसको मानते हुए सरकार को अपने दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों से कहना चाहिए, शिक्षकों से कहना चाहिए कि वो उनका पालन करें। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे कि जो शिक्षक हैं वह शिक्षण कार्य से इतर उनके बहुत कार्य है, बाल गणना, जनगणना, मीटिंग बुलाना, उसके बाद कोरोना जैसी आपदा विपदा आ गई उसमें ड्यूटी लगाना। आप जानते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारियों की कोरोना में सर्वाधिक मृत्यु हुई है तो उसमें से वह कौन है? सबसे ज्यादा शिक्षक ही हैं। आपने शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन लगवाया नहीं और बस स्टैंड पर और कहाँ कहाँ न जाने कहाँ उनकी तैनाती कर दी। पुलिस महकमे को पहले लगा दिया गया, आर्मी को लगा दिया, आप सबको लगाइए, लेकिन अध्यापक को दोयम दर्जे का न समझिए। बात करते हैं कि केबीएस एनबीएस से क्यों भिन्नता है। जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें शिक्षकों में अब 15 हाफ डे लीव की बात हो रही है। 15 हाफ डे लीव की बात हो रही है। अगर आप मानिए कि कोई अध्यापक आता है स्कूल में पढ़ाने और आधे समय के बाद उसको कोई अति आवश्यक कार्य आ जाता है और उसको जाना पड़े, तो वह क्या करेगा? क्या उसकी छुट्टी पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी? आधे कार्य दिवस तक तो वह कार्य किया ही। तो अध्यापकों की लंबित मांगों में यह है कि हमें जो 15 हाफ डे लीव मिल जाए, उसके बाद 15 कैजुअल लीव मिले, 15 कैजुअल लीव मिले और 30 ईएल मिले। ईएल मतलब अर्नड लीव। जो 30 ईएल है, जो 30 ईएल वर्ष भर में मिले, यह जो है 15 कैजुअल लीव, ये भी वर्ष भर में मिले। अगर आप हिंदू धर्म को देखते हैं तो अगर कोई अध्यापक है, उसके घर में या तो उसके पिता माताजी या किसी का देहांत हो जाता है, तो जो देहांत के दिन से श्राद्ध तक का समय होता है वह 13 दिन का होता है। क्या वह 13 दिन कैसे आएगा? अगर आएगा तो किन किन परिस्थितियों में आएगा, इस पर आपको विचार करते हुए कार्य करना चाहिए। तो जो शिक्षकों की मांगे, लंबित मांगे हैं, वह लाजमी दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक ही ऐसी मांग कर रहे हैं।
नवोदय विद्यालयों के जो अध्यापक हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन से जो अध्यापक हैं, उनको यह सुविधाएं मिलती हैं। आप क्यों नहीं वो सुविधाएं दे रहे हैं? आप वो सुविधाएं दीजिए, उसके बाद आप अपने तरीके को अपनाइए और उन तरीकों को, उन लिबास को हम लोग ओढ़कर या शिक्षक ओढ़कर और चलने के लिए तैयार है। आगे यह जो 30 ईएल है उसमें वर्ष में 1 ईएल मिलता है बेसिक शिक्षकों को, वो मतलब अर्न्ड लीव। अन्य सभी शिक्षकों को उपरोक्त अवकाश दे है। और उसके बाद आकस्मिक अवकाश का समय 9 बजे दे दिया गया है। जो डिजिटलाइजेशन है, ऑनलाइन उपस्थिति हो रही है, उसमें 9 बजे के बाद कोई विपदा आपदा आ गई तो क्या आकस्मिक अवकाश नहीं मिलेगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि हाफ डे सीएल की आप बात करिए, हाफ डे सीएल दीजिए जो उचित है। सपोज करिए ऑनलाइन उपस्थिति है, 15 मिनट का जो मार्जिन टाइम लगभग मिला है। अगर 15 मिनट के बाद कोई आपदा आ गई, विपदा आ गई, ट्रेन का जो रेलवे क्रॉसिंग गिर गया है, कहीं जाम लगा है, कहीं पे पेड़ गिर गया या किसी की गाड़ी खराब हो गई, तो आप क्या करेंगे उस समय? 10 मिनट लेट के चलते या तो आप विद्यालय नहीं जाएंगे। विद्यालय नहीं जाएंगे तो बच्चे के सिलेबस का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हम 2047 तक विकसित भारत के सपने को कैसे पूरा कर पाएंगे? या विकसित भारत के सपने को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो क्या किसी एक वर्ग को हटाकर हम क्या उस विकसित भारत के सपने को पूरा करके अपने आप को विकसित कहलाने का जो हक है उसको हम पालेंगे और उस पर गौरवान्वित हो जाएंगे? तो ये अलग की बात है। लेकिन आकस्मिक अवकाश का समय 9 बजे ही क्यों रखा गया है? और पंजिका डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन उपस्थिति जो है, इसके समय में भी कुछ बदलाव किया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं कि अगर बिजली नहीं आई है तो आप क्या करेंगे? दूसरी चीजें ये है कि अगर आप ऑनलाइन उपस्थिति कर रहे हैं तो जो निजता का अधिकार है, आप हमारी फोटोज जो जाएगी, जो हमारी महिला शिक्षकें हैं या जो अभी अविवाहित शिक्षिकाएं हैं, उनके जो निजता के अधिकार का भी तो हनन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फोटो खींचकर भेजेंगे, अगर उस फोटो का दुरुपयोग हो जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप नीतियों को बनाते समय नीतियों और कानूनों के नकारात्मक पक्षों पर अगर कोई बात हो जाए तो उसके लिए अगर इसमें कोई कानून का कोई प्रावधान ही नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो क्या उनकी निजता के अधिकार को हम सुरक्षित रखने का संकल्प नहीं पूरा कर सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संकल्पना को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? अब आइए आगे बात करते हैं इसके पक्ष में। अर्थात जो पंजिका डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन उपस्थिति है उसके पक्ष में बात करते हैं। सरकार यह चाहती है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार आए। शिक्षा की गुणवत्ता तभी संभव है जब हम सब मिलकर एक साथ काम करें, ईमानदारी पूर्वक काम करें, सत्यनिष्ठा के साथ काम करें, अपनी उपस्थिति को सही से दर्ज कराएं और लगे कि नहीं, हम सभी लोग मिलकर जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सरकार की यह मंशा है। उसके बाद जो हमारा जो संविधान है उसमें जो है कि 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए, यह भी एक मामला है। और क्या जरूरी बदलाव हो सकते हैं भविष्य में, इसको भी ध्यानगत रखते हुए ये सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। विपक्ष में क्या है? विपक्ष में यह बातें की जा रही है कि ग्रामीण परिवेश है, बिजली की कटौती होती है, अगर मान लीजिए कि आपका मोबाइल टैबलेट खराब हो गया तो आप कहाँ जाएंगे, किसको देंगे बनवाने? उस काल में जब तक आपके पास मोबाइल नहीं है तो उपस्थिति का क्या होगा, अनुपस्थिति का क्या होगा, उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्थाएं हैं? दूसरी, विद्यालयों तक सुगम पहुंच का अभाव है। आप देख रहे हैं कि जो गांव के दूर दराज के ग्राम सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पर आप सुगमता पूर्वक, अगर 100 विद्यालय हैं तो यकीन मानिए उसमें 60 से ज़्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहां पर आप सुगमता पूर्वक बरसात के दिनों में जा ही नहीं पाएंगे। और अगर बात करें तो और भी दुरूह स्थिति हो जाती है जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है और रास्ते में पानी भर जाता है तो आप कैसे जाएंगे? अपने जान को खतरे में, जोखिम में डालकर ही तो आप जाएंगे। तो वही बात कह रहा है कि अगर हम अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अगर हम डेवलप कर लें और उसको डेवलप करने के बाद इन नीतियों को क्रियान्वयन किया जाए तो यह और बेहतर होगा। मूलभूत व्यवस्थाओं का ना होना, कौशल की कमी, एक अंतिम बात जो आती है, कौशल की कमी। हम जो यह इसके लिए हम स्किल्ड नहीं हैं, हम नहीं
उसको अगर मान लीजिए कि उपस्थिति भरने में कोई गलती हो गई तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे, अगर मान लीजिए कि 30 दिन का डेटा है, कोई बटन ऑन हो गया और डिलीट हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि इन ऐसे ऐसे अगर डिजिटलाइजेशन की बात हो तो अगर डिजिटलाइजेशन आप कर रहे हैं तो पहले प्रशिक्षित करिए, या तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की आप वहाँ पर नियुक्ति कर दीजिए जो यह डिजिटलाइजेशन का काम करें और ऑनलाइन उपस्थिति और जितनी उससे संबंधित बातें हों, कार्यक्रम हो, क्रियाकलाप हो, उसको पूरा वो लोग करें। तब यह रहा विपक्ष में। उसके बाद आइए बात करते हैं कि ये जो टैबलेट मिला है उसमें किस किस चीज़ों की उपस्थिति होगी, कौन कौन से इसमें ऐप हैं, तो उन पर भी बात कर लेते हैं। तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। प्रेरणा ऐप पर रजिस्टर रिपोर्ट शिक्षक, सिंक डेटा, SMC, सर्वे, फॉर्म उपस्थिति पंजिका, MDM पंजिका, स्टॉक पंजिका, बैठक पंजिका, निःशुल्क सामाजिक गृह वितरण, पत्र व्यवहार आदि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप समझिए अगर किसी विद्यालय में अगर छात्र और शिक्षक अनुपात में अगर वहां पर शिक्षक हैं, अगर मान लीजिए कि एक ही शिक्षक है तो वह तो इन कार्यों को करने में ही पूरा उसका समय बीत जाएगा, तो फिर वह बच्चों की पढ़ाई पर कैसे ध्यान देगा। पहले यह जरूरी है कि जो जितनी कक्षाएं हैं उतने अध्यापकों की व्यवस्था की जाए, उसके बाद स्किल्ड किया जाए, उसके बाद जो लंबित मांगे हैं हमारे शिक्षक बंधुओं की उनको आप पूरा करिए। उसके बाद आप देखिएगा आपका जो भी कार्यक्रम है आज तक होता चला आया है, यह डिजिटलाइजेशन यह धरातल पर अभी सही नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। धरातल पर सही नहीं है यह हम नहीं कह रहे हैं, ये जितनी बातें बताई गई है यह सभी समाचार पत्रों और शिक्षक संघ के विभिन्न संगठनों के द्वारा जो बातें बताई गई है या जो वेबसाइट पर दिया गया है उसको आधार मानकर यह कक्षा फ्रेम की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री से यह क्या निवेदन किया है, डॉक्टर रामगोपाल यादव जी ने क्या निवेदन किया है, हमारे नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर ने क्या निवेदन किया है। आइए उनके ट्वीट के अनुसार हम देख लेते हैं कि क्या वो शिक्षकों के साथ खड़े हैं या सरकार के साथ या निष्पक्ष होकर एक बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। हम सीसीटीवी कैमरे में कैद करके शिक्षक पर क्या अपने अविश्वास को प्रकट कर रहे हैं या हम क्या दिखाना चाहते हैं। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है। इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। यदि किसी आकस्मिक कारणवश शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े तो पूरे दिन की अनुपस्थित होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। उसके बाद यह कहते हैं कि यहाँ तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है। सबसे पहले ये अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाना चाहिए, जिससे उच्चस्थ अधिकारियों को इसके व्यवहारिक पक्ष और परेशानियों का अनुभव हो सके। फिर समस्या समाधान के बाद ही इसे लागू करने के बारे में कालांतर में सोचना चाहिए। रामगोपाल यादव जी का भी इस पर वक्तव्य आया है, बड़े बड़े नेताओं का भी वक्तव्य आया है। तो सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। ये जो हमारी पूरी वीडियोस का सेशन था, यह शिक्षक की समस्याओं और सरकार के द्वारा जो लागू किए गए फरमान को ध्यानगत रखते हुए फ्रेम किया गया था। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, यह पेपर मीडिया और शिक्षक संगठनों के द्वारा जो चीज़ें दिखाई दे रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसको लेकर इस कक्षा को फ्रेम कर दिया गया है। आपको यह वीडियो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 11 क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पुनः मिलेंगे, धन्यवाद।